स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं संसद के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस प्रश्नों के संग्रह में लगभग 50 प्रश्न हैं, जो कि विभिन्न आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जिस प्रकार से हमने 5 वीडियो संसद पर डाले हैं, उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। तो याद रखिए, जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है, इसे संसद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा है, भारत भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो हम जानते हैं कि भारतीय सदन के 2 ही सदन हैं, ठीक है? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन-कौन से होंगे? याद रखिए, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा जो होता है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जो होता है यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को लोअर सेशन लोअर सेशन भी कहते हैं, यानी कि निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन होंगे? तो 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ठीक है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को, बी ऑप्शन है राज्यसभा को, सी है उपयुक्त दोनों एवं डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, प्रतिनिधि सभा से आशय है कि वह जनता का प्रतिनिधि करता है, ना कि राज्यों का, ठीक है? तो जिसे जनता चुनकर जहाँ जिन प्रतिनिधियों को जनता स्वयं चुनकर भेजती है, तो याद रखिए लोकसभा, ठीक है? इसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? राज्यसभा जो होता है या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को जो लोकप्रिय सदन कौन है? संसद का कौन सा सदन जो है वह लोकप्रिय सदन कहलाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, लोकप्रिय सदन से आशय है कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है? तो लोकसभा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। संसद का स्थायी सदन कौन है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ स्थायी सदन की बात की गई है, जिसका ना तो सत्रावसान किया जा सकता है, न विघटन किया जा सकता है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए, राज्यसभा जो होता है यह स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से स्थायी सदन की बात करें तो राज्यसभा स्थायी सदन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, यहाँ संसद की बात कर रहा है कि संसद किन किन से मिलकर बनता है। तो याद रखिए, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। तो याद रखिए, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। यह जो प्रश्न है एनडीए 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुखियों को निर्धारित करता है?
ठीक है? तो संसदीय सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद कितने में है? तो याद रखिए अनुच्छेद 104 पहला ऑप्शन, दूसरा है अनुच्छेद 105, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 82, डी है अनुच्छेद 117। तो याद रखिए संसदीय जो विशेषाधिकार होते हैं अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं, ठीक है? आर्टिकल 105 में संसदीय सदस्यों का विशेषाधिकार दिया गया है। याद रखिए विशेषाधिकार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है, सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है? और दूसरा जो होता है वह है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ठीक है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार एवं संसद सदस्यों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ठीक है? आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? याद रखिए हमने अभी को आपको पहले ही बताया कि संसद के अनन्य भाग कौन-कौन होते हैं। तो संसद का जो पार्ट होते हैं वो होते हैं लोकसभा, लोकसभा यानी लोअर सेशन, राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति, ये संसद के भाग हैं। इनके अलावा जितने भी हों वो संसद के भाग नहीं होते, ठीक है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी दिया है, उपराष्ट्रपति भी दिया है, लोकसभा दिया है, राज्यसभा दिया है। याद रखिए और उपराष्ट्रपति जो होता है यह संसद का भाग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं, वही क्वेश्चन है। तो याद रखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा जो है ये संसद के भाग होते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ठीक है? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ए ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। या जो वो प्रश्न है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2003 3 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो याद रखिए जो भारतीय संसद है इसके कितने भाग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। 3 भाग होते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है? 3 भाग होते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? याद रखिए संसद का प्रावधान किसमें कहा किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। तो याद रखिए संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में किया गया है, ठीक है? इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, स, द, 7, 7, 10, एक 7 कट कर देंगे और 10 की जगह कर देंगे 9, 7 को वैसे ही उतार देंगे, हो गया संसद, ठीक है? यदि बात करें राज्यसभा की तो यह 80 में है, वहीं लोकसभा अनुच्छेद 81 में दिया गया है, ठीक है? तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, याद रखिए असत्य कथन की पहचान हमें करनी है, असत्य कथन की। पहला है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं, राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन होता है, यह कथन असत्य है, ठीक है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसका ना तो विघटन होता है, ना समापन किया जा सकता है, ना ही भंग किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ना कि अस्थायी सदन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सभा है, ठीक है, बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि लोकसभा जो है वह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा संसद के उच्च सदन है, बिल्कुल सही, राज्यसभा को
उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें दिया गया तीनों का तीनों कथन सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, यानी याद रखिए कि पहला पूछ रहा है निम्न सदन, दूसरा पूछा है उच्च सदन। ठीक है, तो राज्यसभा एवं लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा एवं विधानसभा, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा एवं विधानसभा। तो ये सबसे पहले निम्न सदन होगा लोकसभा और उच्च सदन होगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? याद रखिए संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो संसद को कौन भंग कर सकता है? तो याद रखिए कि संसद को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न में थोड़ी त्रुटि भी है। याद रखिए संसद में हम जानते हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। ठीक है, लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ संसद की जगह मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए लोकसभा। लोकसभा यदि हो तो यह प्रश्न तर्कसंगत लगेगा। ठीक है, नहीं तो संसद के पार्ट जो है वो राज्यसभा भी होता है। 16वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा से, तीसरा है विपक्षी दल के नेताओं से, चौथा है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो याद रखिए कि जो भारतीय संसद की संप्रभुता है वह न्यायिक समीक्षा से जो है वह प्रतिबंधित है। ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए बजट सत्र, बी है मानसून सत्र, सी है शीतकालीन सत्र, डी है उपयुक्त सभी। तो याद रखिए उपयुक्त सभी यानी कि संसद में बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, व शीतकालीन सत्र भी आयोजित किया जाता है। ठीक है। 18वां प्रश्न है। संसद के दो क्षेत्रों के बीच यानी कि दो सत्रों के बीच, यहाँ क्षेत्रों नहीं सत्रों होना चाहिए। ठीक है, सत्रों। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है 1 माह, बी है 3 माह, सी है 6 माह, डी है 12 माह। यह एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिए मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो दो सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। 19वां प्रश्न है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध किस संबंध में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक, ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यह यूपी पीसीएस 1997 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कुछ जानने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो संयुक्त अधिवेशन कब होगा, ठीक है, और कब नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमने बताया था कि साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक हो या फिर फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक हो, वित्त विधेयक हो। ठीक है, तो इन दोनों में सॉरी सेकंड टाइप का वित्त विधेयक। ठीक है, सेकंड टाइप का वित्त विधेयक हो। अच्छा कब नहीं होगा? याद रखिए संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, इसके साथ साथ धन विधेयक पर, धन विधेयक पर, मनी बिल। ठीक है, इन दोनों पर कतई भी जो है वह संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक एवं भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पूछा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में होता है?
तो याद रखिए साधारण विधेयक में, ठीक है? साधारण विधेयक के संदर्भ में जो है वो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर वित्त विधेयक दिया है, याद रखिए वित्त विधेयक में फर्स्ट टाइप यह क्लियर नहीं किया कि यह जो वित्त विधेयक है यह फर्स्ट टाइप है या फिर सेकंड टाइप वित्त विधेयक है। तो इसमें हम जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है उसे हम मानेंगे साधारण विधेयक को, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। पहला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने के लिए, वह चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है ऑप्शन ए और 1 और 4, बी ऑप्शन है 3 और 4, सी है 1 और 2 और डी है केवल 4। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 यह सही हो जाएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाएगा एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पे दोनों सदनों का मतभेद होता है। ठीक है? तो यह केवल साधारण विधेयक पर होगा। ठीक है? जो संयुक्त अधिवेशन होगा वह साधारण विधेयक पर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेगा, यानी कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष जो हैं इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत यह राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। ठीक है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ठीक है? पहला है राष्ट्रपति जब बुलाए, बी है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी है राज्यसभा का सत्र शुरू होने पर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जब लोकसभा एवं राज्यसभा का मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक आहूत किया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करना, चौथा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो याद रखिए कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो यानी कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो उस पर विचार करने के लिए जो है साथ साथ बैठने की प्रक्रिया यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 24वां प्रश्न है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध आता है तो उस समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। याद रखिए यह जो प्रश्न है एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संसद का संयुक्त सत्र जो है इस गतिरोध का समाधान करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 25वां प्रश्न स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार, डी 5 बार। तो याद रखिए 3 बार यह बुलाया जा चुका है। ठीक है? संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। ठीक है? तो जो है डाक संशोधन अधिनियम पर बुलाया गया था। ठीक है? इसके अलावा दहेज उत्पीड़न निवारक अधिनियम पर बुलाया गया था। ठीक है?
और ये जो तीसरा है वो संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम पर यह बैठक बुलाया गया था, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो याद रखिए 3 बार यह बुलाया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कभी नहीं। यानी कि ना तो राष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ना ही उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का कार्य होता है संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, ना कि उसकी अध्यक्षता करना। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन के सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 28वां प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है डिप्टी स्पीकर व चौथा है राष्ट्रपति। तो याद रखिए जो संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 29वां प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? पहला, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। बी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। सी ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। व डी ऑप्शन है उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तो याद रखिए उस विधेयक को पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों में मतभेद होता है उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यह प्रश्न एनडीए 2014 एग्जाम में पूछा जा चुका है। 30वां प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ठीक है, संसद के संयुक्त जो अधिवेशन है इसमें विधेयक किससे पारित होता है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, या फिर दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो याद रखिए कि दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक पास किया जाता है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा बटे 2 प्लस 1 सदस्य। ठीक है, यानी कि सामान्य बहुमत के द्वारा यह पास किया जाता है। ठीक है, सामान्य बहुमत के द्वारा यह पास किया जाता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सभी सदस्यों के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है, ना कि साधारण विधेयक की। ठीक है, पहला ऑप्शन है लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, दूसरा है राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, सी है संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, डी है प्रस्ताव गिर जाएगा। याद रखिए इसमें संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मतभेद हो जाने की स्थिति में जो है प्रस्ताव व डिसॉल्व हो जाता है, प्रस्ताव गिर जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ठीक है, संसद की जब कार्यवाही संचालित होती है तो उसमें प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल, बी है प्रश्नकाल, सी है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, डी है स्थगन प्रस्ताव। तो याद रखिए सबसे पहले जो होता है वह प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल होता है, इसका समय होता है 11 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, इस इसके बाद शून्यकाल होता है। ठीक है, शून्यकाल यह होता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, इसके बाद होता है उत्तरकाल।
उत्तरकाल, ठीक है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। यह शाम के 5 बजे तक आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि सूची में प्रथम विषय होता तो यह प्रश्नकाल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 32 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर मंत्रालयों की मांगों को गिलोटिन किया जाना। तो याद रखिए जो भारत की देन है वह है शून्यकाल। 33वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। यह प्रश्न जो है यूपीएससी में 1992 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त मानी जाती है यदि वह सदन को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक? ए है 60 दिन तक, बी है 90 दिन तक, सी है 120 दिन तक, डी है 150 दिन तक। तो याद रखिए यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई सांसद या कोई प्रतिनिधि जो 60 दिनों तक उपस्थित नहीं रहता है बिना सूचना दिए, तो ऐसे में उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाता है, ठीक है। तो कितने दिन हो जाएंगे? 60 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह यूपीएससी 1990 में और मध्य प्रदेश पीसीएस 1992 में यह प्रश्न पूछा गया था। 35वां प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एक बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार। तो कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है। और इन जो 2 बैठकों के बीच, मान लीजिए 2 बैठक, तो इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 36वां प्रश्न है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हमें असत्य कथन का पहचान करना है। पहला है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किए जाते हैं। बी है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। सी है, राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं। डी है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता, ठीक है। यह राज्य के स्थायी जो राज्य विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो नगर बोर्ड, जिला नगर बोर्ड या ग्राम बोर्ड जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। जो माध्यमिक या उससे उच्च स्तरीय विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा, तथा स्नातकों के द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक हो चुके हैं, उनके द्वारा जो है राज्यसभा के प्रतिनिधियों का जो है वो मनोनयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जनता द्वारा किसे चुन के भेजा जाता है, तो याद रखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं, इन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुनकर भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न देखते हैं, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों का द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा जो ऑप्शन है वह है संविधान संशोधन विधेयक। तो याद रखिए जो संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक है, यह दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2003 में यूपीएससी में पूछा गया था। 38वां प्रश्न है, सांसद को वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? सांसदों के जो वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिए जो सांसदों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति अर्थात कोरम है, ठीक है। यानी कि जो संसद का कोरम पूछ रहा है, गणपूर्ति पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 1/10, बी है 1/6, सी है 1/4, डी है 1/3।
तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग जितने सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, 1/6 भाग यह कहाँ से आया? याद रखिए यदि कोई व्यक्ति जो चुनाव में कुल पड़े मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो जमानत है वह जब्त हो गई है। ठीक है, तो याद रखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 40वां प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन नंबर सी है संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपतीय सरकार। ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। 41वां प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, यानी हमें असत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल सही। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, सी ऑप्शन है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। तो याद रखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी पे अगर हम ध्यान दें तो वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, एंग्लो इंडियन की जो नियुक्त की जाती थी उस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी भी सही माना जाएगा। ठीक है, चूंकि यह प्रश्न वर्ष 2018 का है, ऐसे में जो ऑप्शन नंबर बी है यह उस समय के हिसाब से सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42वां प्रश्न, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी कि हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? यानी कि त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1989, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो याद रखिए जो त्रिशंकु संसद का गठन किया गया था वो 1989 में किया गया था। ठीक है, 1989 में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43वां प्रश्न, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 18 सितंबर 1951, चौथा ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952। तो 43वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 44वां प्रश्न देखते हैं, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1971 में, दूसरा ऑप्शन है 1927 में, तीसरा ऑप्शन है 1937 में और चौथा ऑप्शन है 1947 में। यानी कि भारत का संसद का उद्घाटन कब किया गया था? तो 44वें प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 1927। ठीक है, इसका उद्घाटन 1927 में किया गया था। 45वां प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान कौन करता है? ठीक है, पहला है संसदीय मामलों के मंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति व चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिए जो सत्रावसान किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो संसद के सत्र होते हैं ये 3 तरीके से समाप्त किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है स्थगन, एक होता है सत्रावसान, सत्रावसान, एक होता है विघटन। ठीक है, विघटन। तो यहाँ पे याद रखने वाली यह बात है कि स्थगन जो होता है यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान व विघटन या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा कि जो सत्रावसान किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किन
सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं और सरकारी सदस्य कौन होते हैं। हमने आपको बताया था कि जब बिल पेश किया जाता है तो चूंकि दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी विधेयक होते हैं, एक गैर सरकारी विधेयक होते हैं। ठीक है, यानी कि अब वो यही पूछ रहा है कि सरकार गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, अर्थात जो गैर सरकारी विधेयक पेश किया जाता है वह गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि ये कौन है। पहला है विरोधी दल के सांसद को, बी ऑप्शन है मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, सी है कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, डी है निर्दलीय सांसद को। तो यहाँ पे याद रखिए, जो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद जो हैं वो गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। याद रखिए गैर सरकारी सदस्य में कौन कौन आएंगे। सत्ता दल, सत्ता दल के वे सांसद, सत्ता दल के वे सांसद भी इसमें आएंगे, वे सांसद जो मंत्री नहीं है। ठीक है, जो मंत्री नहीं है वो सांसद भी इसमें आएंगे। साथ ही साथ विपक्षी सांसद भी इसमें आएंगे, सांसद। ठीक है, इसमें सत्ता दल के भी सांसद भी आएंगे जो कि मंत्री नहीं है। ठीक है, केवल और केवल वे संसद सदस्य जो कि मंत्री के पद पर नियुक्त हैं, वे सरकारी उन्हें सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, सरकारी सदस्य कहा जाता है, बाकी सभी को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। 47वां प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो याद रखिए हमने जो संसदीय व्यवस्था ली है वो कहाँ से ली है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली है। ठीक है, हमारा जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। ठीक है, यह एनडीए 2022 में यानी कि रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो संसदीय मॉडल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किस संसद सदस्य की अयोग्यता का संदर्भ में निर्णय कौन करता है। अध्यक्ष, बी ऑप्शन है अध्यक्ष या सभापति, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए जो संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है वह किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस हैं कि यदि अगर दल बदल पूछ ले, दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि ऐसे पूछ ले कि संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे दल बदल नहीं दिया था इसलिए ऑप्शन राष्ट्रपति सही है। 49वां प्रश्न देखते हैं, संसद शब्द को संदर्भित करता है, ठीक है, राज्यसभा, राज्य विधायिका, लोकसभा या राष्ट्रीय विधायिका। तो याद रखिए जो संसद शब्द को कौन इंगित करता है, वो राष्ट्रीय विधायिका इंगित करती है। ठीक है, एसएससी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1948 में, सी है 1951 में, व डी है 1949 में। ठीक है, तो भारतीय जो संसदीय समूह है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में। ठीक है, याद रखिए यह भी प्रश्न एसएससी एग्जाम 2022 में पूछा गया है, तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये समाप्त होते हैं। अब चूंकि 5 वीडियो आपको संसद का ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा चुका था जिनके आधार पर यह टेस्ट लिया गया। अब आप बताएंगे कि आपको कितने प्रश्न आपके सही हुए टोटल 50 में से। अपनी परफॉर्मेंस को आप इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के माध्यम से जांच सकते हैं। ठीक है, याद रखिए अगर आपने 25 प्रश्न सही किए हैं तो ये नॉर्मल है। ठीक है, 35 प्रश्न और 45 प्रश्न, ठीक है, ये अचीवर की श्रेणी में आएंगे। अचीवर्स, अचीवर्स की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, 35 प्रश्न वाले याद रखिए ये कहाँ पर आएंगे, ये फ्रंट रनर में। ठीक है, और ये जो है ये परफॉर्मर में, फॉर्मर में।
अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस श्रेणी में आते हैं, परफॉर्मर में या फ्रंट रनर में या अचीवर की श्रेणी में, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।